हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं विशाल कुमार, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 279 अचीव किया है। आज हम लोग उनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, इनकी क्या जर्नी रही एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे कि किस टाइप से इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, क्या जो इन्होंने किस टाइप से पैसेंस रखा इतना एक लंबा जर्नी का। जैसे कि आप लोगों को पता है 2020 में नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद 2022 में फाइनल सिलेक्शन आया। तो 2 साल की ये खुद की एक प्रोसेस चली। कोविड का, इस बीच में कोविड भी आई तो उसमें भी ये पढ़ते रहे किस टाइप से इनका प्लानिंग स्ट्रेटेजी था पढ़ने का, क्या मतलब इन्होंने क्या प्लान बनाया, और लास्ट में जो अंत आया उसका, और उसके एक अचीव अचीव करके मतलब एक ऑफिसर बनने का जो इनका जर्नी रहा उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैं स्वागत करता हूँ विशाल का अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम विशाल। Thank you, sir, and good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू? I'm good. How's you, sir? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? सर, मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी फिजिकल साइंस से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। एंड सर, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम जब ही आ गया था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, और मैंने इसके लिए अप्लाई किया और अब ये फाइनल सिलेक्शन हुआ है सर। और जैसे कि आपने ग्रेजुएशन बताया, तो ग्रेजुएशन किस में, कौन से ऑनर्स में था, आपने क्या बताया? बीएससी फिजिकल साइंसेज। अच्छा, फिजिकल साइंस में। और सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कि आपने जब पता चला आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो फीलिंग क्या थी आपकी, जो घर वाले की फीलिंग्स थी, जो मतलब एक्साइटमेंट था, वो किस किस टाइप से था? सर, थोड़ा रिलीफ फील हुआ। एक्चुअली एग्जाम के प्रोसेस को काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, और अब 3 साल होने ही वाले थे। तो जब घर बताया तो सब खुश थे बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत खुश था। अब लग रहा है कि हाँ, कि फाइनली ये ओवर हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इस एग्जाम। और आप मान लीजिए कि ये ईपीएफओ की प्रिपरेशन ही सिर्फ कर रहे थे, या फिर और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप? मैं अब वैसे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, बट मैंने कुछ और एग्जाम्स भी दिए थे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस। ऑल तो मैंने सब क्रैक किए थे, बट मेरा इंटरेस्ट था नहीं उनमें। तो मेरा मेनली था कि यूपीएससी के थ्रू ही जॉब देनी है, और ये एग्ज़ाम क्रैक हो गया है। तो तो आपने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम दिए? हाँ, बस एक अटेम्प्ट दिया है मैंने। एक अटेम्प्ट दिया है। तो जो भी आपने, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उससे कुछ फायदा मिला आपको, मतलब क्या फायदा मिला उससे? सबसे ज्यादा अगर सर, याद करें कि हम लोग कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे कि सबसे ज्यादा उससे ज्यादा फायदा मिला? क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड स्टडी मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं कोरोना के बाद अपने गांव चला गया था। जब वापस आया तो 1 मंथ, 20 डेज और 15 डेज ही मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल दिया था, मेरा मैथ और इंग्लिश अच्छा था, उसका मुझे बेनिफिट हुआ। और मैं सिविल सर्विस का पढ़ ही रहा था, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा इफेक्ट कुछ पड़ा ही नहीं। कि क्योंकि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री मैं वहीं से कवर किया। और बाकी जो आपका अकाउंट्स है, क्योंकि अकाउंट्स एक नया सा सब्जेक्ट था, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेबर लॉ वगैरह। अकाउंट्स मैंने निहारिका मैम अभी पीडिया पे आपके चैनल पे निहारिका मैम के वीडियो से कवर किया था। और एक सनत सर की कुछ वीडियो थी लेबर लॉ से रिलेटेड, उनको देखा था। बाकी यही मेरी स्ट्रेटेजी रही है कि कम रिसोर्सेज और ज़्यादा रिविजन, क्योंकि 1 मंथ, 20 डेज बहुत ज़्यादा कम टाइम था, तो लिमिटेड सोर्स रहे मेरे। और जैसे कि अब हर एक स्टूडेंट का एक होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके, कुछ वीक एरियाज होते हैं, मतलब वीक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज थे और वीक एरियाज थे, और आपने स्ट्रॉन्ग एरियाज की किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रैटेजी बनाई, और फिर आपके जो वीक एरियाज थे उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? सर, चूंकि मेरा मैथ्स मैथ्स पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश में ये इशू होता था, लेकिन उतना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जल्दी उसको कवर कर लिया था इंग्लिश को। लेकिन अकाउंट्स को ज़्यादा ही डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि अकाउंट्स बिल्कुल नया था। तो उसके लिए निहारिका मैम की ही वीडियो देखी मैंने रिपीटेडली, बार बार बार, और वही उनसे प्रैक्टिस की थी। और आपके जो इंडस्ट्रियल एंड लेवल लॉ था, ये जो सब्जेक्ट थे आपके, तो उसको कैसे डील किया था आपने?
सर लेबर लॉज तो क्योंकि इसके इतना ज़्यादा है नहीं कि लेबर लॉज के बारे में ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन मैंने अभी पीडीएफ की वीडियोज ही देखी थी और उसमें सना सर की कुछ वीडियो थी लेबर लॉज से रिलेटेड। बाकी मैंने गवर्नमेंट रिसोर्सेज और जो वेबसाइट्स हैं उनसे पीडीएफ डाउनलोड की थी ओरिजिनल, उनमें कुछ देखा था, सेलेक्टेड पार्ट रीड किया था, और एक दो और मैंने ऑनलाइन ही रिसोर्सेज रेफर किए थे। और अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश की, अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था, जैसे यूपीएससी की अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी का अलग पैटर्न होता है और इसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है वो अलग थोड़ा रहता है। तो आपने जो यूपीएससी के लिए और इसमें जो फर्क लाया है इंग्लिश में, तो उसमें इसके लिए क्या अलग से स्ट्रैटेजी बनाई या फिर किस टाइप से आपकी स्ट्रैटेजी रही थी कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं, अगर हम लोग अलग से देखें, इंग्लिश को अगर हम लोग देखें क्योंकि बहुत नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि मैं पहले भी यूपीएससी सीडीएस दिया था और मैंने उसे 2 बार क्रैक किया था। अच्छा अच्छा। बस मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं। जी। तो मैंने अरिहंत की बुक थी यूपीएससी सीडीएस की, उससे ही इंग्लिश को कवर किया था। और रिसोर्सेज क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, लिमिटेड था, तो मैंने बहुत कम टाइम में कवर करने के लिए उसी बुक को रेफर किया। और करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर क्योंकि मैं यूपीएससी का पढ़ रहा था तो करंट अफेयर वहीं से कवर हो गया था। और कुछ था कि जैसे कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे कि डेट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक बुक थी, मैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक ईयरली मैगजीन थी, उसको रेफर किया था। जैसे कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि मतलब जैसे कि नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, नोटिफिकेशन आपका 2020 में आया था फरवरी में, ठीक है। इसका एग्जाम यस। बीच बीच में होता गया कि अक्टूबर में होगा 2020 में, फिर वहां पे नहीं हुआ। फिर पैंडेमिक की वजह से ये एग्जाम डिले होते गया, 2-3 बार डिले हुआ, फिर फाइनली 2021 में हुआ। लगभग आपके 1.5 साल तक आपको मतलब इंतजार करना रहा, करते रहे आप लोग या फिर जितने भी स्टूडेंट थे सारे करते रहे। और उसके बाद फिर फाइनली एग्जाम हुआ। तो उस टाइप में बहुत सारे बच्चों ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका मतलब आपने कैसे, किस टाइप से आपने बने रहे, आपने पेशेंस को कैसे संभाला, कैसे हैंडल किया पेशेंस को कि हाँ भाई अभी करना ही है इसको, तो उस टाइप में मतलब उसका क्या स्ट्रेटेजी थी आप? सर वो तो क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो रहा था पैंडेमिक की वजह से, तो मुझे भी अपने गांव जाना पड़ा, तो मैं बुक्स अपने साथ ले गया था क्योंकि घर पर उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, पर धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था यूपीएससी का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं यूपीएससी का पढ़ूंगा, मेरा मैथ इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा नहीं था लेकिन मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि मैथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पढ़े भी कर सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश थोड़ा देखना है। तो जब इसकी नोटिफिकेशन आई कि अब एग्ज़ाम फाइनली तो सितंबर को होगा, तो मैंने इसकी एक डेडिकेटेड स्टडी शुरू की। और यही था कि अब करना ही है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया हुआ था। तो फाइनली एग्ज़ाम हुआ, फिर रिजल्ट 1 मंथ के बाद ही आ गया था, और फिर डेफ आया, लेकिन इंटरव्यू डिले, तो 8 मंथ का टाइम इंटरव्यू में लग गया लगभग, और अब फाइनली इंटरव्यू और अब रिजल्ट आया सर। चलिए सबसे यही है पहले। कि कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी होती है। जी जी। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो मतलब मान लीजिए कि फाइनल इंटरव्यू तक भी गए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोगों को लगता है कि इंटरव्यू इजी पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू टफ पार्ट है, क्योंकि आप शायद लिख सकते हैं एग्जाम में, आप आपको सिर्फ एमसीक्यू में देना, आंसर देने होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको जज करते हैं। जैसे कि मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने इंटरव्यू पे ही ज़्यादा मेहनत की है, इतना रिटर्न पे नहीं किया था। रिटर्न हो गया था इजीली, इंटरव्यू पे ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया था हिंदी इंग्लिश मीडियम से। तो एक क्योंकि मैं बाकी सब में तो परफेक्ट था, लेकिन एक कम्युनिकेशन में एक गैप था, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की इस पर। और बाकी अतुल सर से, अभी पीडिया से मैंने 2 मॉक दिए थे, उसमें अतुल सर ने मेरे को कुछ पॉइंट्स दिए थे इम्प्रूव करने के लिए, तो इम्प्रूव किए, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ आइडियलिस्टिक आंसर नहीं होना चाहिए, फिर रियलिस्टिक लगना चाहिए, कि लगना चाहिए कि आप हवा में बातें नहीं करें, सीधे बातें कर रहे हैं, हम्बल रहिए, आपकी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, सब चीज़ें बताई, तो मैंने उसको यूज किया। और ये था कि जब मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सलमान सर का था, और वो काफ़ी इम्प्रेस थे सर, क्योंकि जो कुछ मुझे इनपुट मिले थे मैंने उनका बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया था।
और जैसे कि आपने अब आपको क्या मतलब हमारी तरफ से हमारे पास भी आपने जैसे मॉक इंटरव्यूज हुए थे। आप जैसे बहुत सारे बच्चे छोड़िए हमारे पास की अलग सी बात है। बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो जो मॉक इंटरव्यूज लगाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है उनको, क्या मतलब फायदा होता भी है या नहीं होता है, या फिर ऐसे बच्चे डर से लगाते हैं या फिर फायदा होता है, मतलब क्या उनको आप लगानी चाहिए मॉक इंटरव्यूज या नहीं? नहीं सर, मॉक इंटरव्यू तो करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, आपके पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, आपके आंसर लेंदी तो नहीं है। आपको तभी पता चलता है जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं। क्योंकि मैंने अपना इंट्रो जो तैयार किया था वो उतना बेटर नहीं, लेकिन जब मुझे इनपुट अतुल सर ने बताया कि कैसे मुझे उसे इम्प्रूव करना चाहिए, मैंने उसमें चेंजेस किए। और सर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सर आइडियलिस्टिक आंसर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए। लगना चाहिए कि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, आप ब्लफ नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब मुझे सीखने के लिए मिली, वो मुझे इंटरव्यू से ही सीखी, मॉक इंटरव्यू से सीखने के लिए मिली। और वही चीज़ थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत बेटर गया था। कह सकते हैं कि वेरी गुड से भी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी का मेरा इंटरव्यू गया हुआ था। जी जैसे कि आप कुछ इंसिडेंट आप बता सकते हो कि इंटरव्यू में जैसे आप गए थे तो उस टाइम क्या मतलब किस टाइप से पूछा गया था आपसे? हाँ, तो एक्चुअली क्योंकि मैं उस टाइम 22 ईयर ओल्ड था, तो मैं 23 हो गया हूँ, लेकिन उस टाइम मैं 22 ईयर ओल्ड था। तो जब मैं एक इंटरव्यू के लिए गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तक जो आए हैं उनमें सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ उस डेट तक, 21st तक। तो फिर मुझे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे अतुल सर ने कहा था कि थोड़ा प्रोएक्टिव रहना, आपको दिखना चाहिए कि आप थोड़ा इंटरेस्टिक है। तो मैंने रूम में एंट्री ली, जैसे ही सर अंदर मुझे बुलाया गया, बोल के गया, तो मैंने वेट नहीं किया कि वो मुझे कहे कि बैठो, मैंने खुद ही पूछ लिया कि सर कैन आई हैव सीट। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। और मैंने कोशिश की कि मैं इंटरव्यू में हमेशा अपने इंटरव्यू अपने हाथ से नहीं जाने दूँ। और मैं जहाँ पॉइंट छोड़ता था वो वहीं से पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने अपने इंटरव्यू खुद ही गाइड किया था। और जब मेरा इंटरव्यू पूरा हुआ तो मैंने वेट नहीं किया कि वो मुझे कहें कि जाइए, मैंने खुद ही पूछा सर कैन आई गो, तो उन्होंने कहा कि हाँ जाइए। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा था मेरा। तो कह सकते हैं कि मेरे को मॉक इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कोई अगर मैसेज देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? देखिए आपको एक बार मेरे से कुछ गलतियाँ हुई थी रिटर्न एग्जाम में, कि जैसे आप सर्कल करते हैं तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, कम टाइम होने की वजह से। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोक लगाइए, क्योंकि मोक लगाने से फायदा क्या होता है, आपको पता होता है कि आप कैसे आप करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं उतना टाइम मिलता है सोचने का। और क्योंकि ये एक ही पेपर है, तो ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, आपको एक ही एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करना है। बाकी इंटरव्यू आपका इम्पोर्टेंट होता है, आप इंटरव्यू इग्नोर नहीं कर सकते, भले से उसका रेशियो 75/25 का है, बट इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता थैंक यू विशाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो इनपुट दिया है आई होप बच्चों को जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा मिले, और ऑब्वियस सी बात है फायदा मिलनी ही चाहिए। एंड बहुत अच्छा लगा, है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।